हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो ट्विन फ्लेम रियूनियन टाइमलाइन के ऊपर होने वाली है। क्योंकि अगर आप और हम इस जर्नी में हैं, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो भी इनिशियल कन्फ्यूजन्स होती हैं आप लोगों के बीच में, जो कि मेरी भी रही हैं और उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत टाइम लगा इस जर्नी को बिलीव करने में और इसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करने में, ये देखने में कि क्या चीज़ें मिरर हो रही हैं और क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आप अपनी जो स्ट्रगल रही है, उससे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी स्ट्रगल को कम कर पाऊँ। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। इसको अगर हम आप आजकल की 3D लाइफ़ की मैरिजेज़ और इन सारी चीज़ों से कंपेयर करने जाएँगे, तो हमें भी बहुत ही अलग चीज़ पता चलती है। क्योंकि इस जर्नी की बहुत सारी चीज़ें 3D में दिखाई ही नहीं देती हैं, समझ ही नहीं आती हैं। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो एक बार आई कॉन्टैक्ट या फिर एक बार फिज़िकल मीटिंग के बाद बहुत सालों बाद मिलते हैं। तो ये जर्नी इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि इसकी ग्रोथ हो रही है या फिर हम स्टक हैं। जो भी चीज़ें हैं वो हमें प्रॉपर पता नहीं चल पाती। लेकिन वो तब तक पता नहीं चलती हैं जब तक कि आपकी कॉन्शसनेस का लेवल राइज़ नहीं होता है। वैसे तो यूनिवर्स और एंजल्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको जगाया जा सके, आपको बताया जा सके और आपको दिखाया जा सके कि क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को डिकोड करने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत ही अपना जो स्तर है सोचने समझने का, अपने जो कॉन्शसनेस का स्तर है वो थोड़ा-सा उठाना पड़ेगा, जो कि पहले था। अगर आप इस रिश्ते को 3D की जो रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर मैरिजेस, अगर उनसे कंपेयर करने जाएँगे या वैसी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो आप इस जर्नी को कभी डिकोड नहीं कर पाएँगे। या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत लंबी हो जाएगी ये जर्नी और इसमें कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इस जर्नी को बहुत ही आपको सिक्स्थ सेंस से एनालाइज़ करना पड़ेगा। तब आप इस जर्नी को डिकोड कर पाएँगे और एक-एक चीज़ों को समझ पाएँगे। तो चलिए विदाउट अ डिले, आपको जो ये लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें एक साइड मैंने ईयर का रखा है, दूसरी साइड मैंने इमोशनल जो भी आपके इंटेंसिटी होती है, अप डाउन्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आप सबसे पहले तो मिलते हो, फिर आपका कनेक्शन डेवलप होता है, फिर आपकी अवेकनिंग एंड हीलिंग एंड अलाइनमेंट एंड सरेंडर, देन फिर रियूनियन का फ़ेज़ आता है, जिसमें कि सबसे लंबा और सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है, जिसमें कि सेपरेशन होता है, जिसमें कि सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो डीएम की साइड हो या डीएफ की साइड, जो कि रनर चेजर के भी नाम से इस कम्युनिटी में जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं, डूज़ एंड डोंट हैं, जो कि आपके हर स्टेज पे इम्पॉर्टेंट होंगे। आप किस स्टेज में हैं, आप खुद जानते होंगे। देखिए, ये स्टेज जो है वो एक साथ लीनियरली नहीं चल रही होती, जैसा कि ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आ रही है। लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ केसेज़ में ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनमें कि जो ये स्टेज होती है, वो आपकी हो सकता है पैरेलली 2 स्टेज चल रही हो। यानी साथ में कनेक्शन के ट्विन फ्लेम के लाइफ में आते ही आपकी अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई हो। कई कनेक्शन ऐसे ऐसे भी होते हैं जिनमें कि बहुत टाइम से वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर सेपरेशन जब वो दूर होते हैं तब उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हाइटेंड लेवल पे चालू हो जाती है या फिर शुरू हो जाती है। और कुछ होते हैं कि मिलते से ही शुरू हो जाती है, तो पैरेलली चल रही होती है। कुछ होती है जो एक स्टेज के बाद एक-एक आती है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, तो कुछ लोगों की रनर चेज़र डायनामिक्स के बाद उनकी अलाइनमेंट और सरेंडर की फ़ेज़ आती है और कुछ की साथ में ही चल रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन हैं, जिनकी अवेकनिंग जो भी लीडिंग ट्विन है, चाहे वो मस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, उनकी क्या कार्मिक चीज़ें रही हैं और क्या कुछ उनको इस जर्नी पे सीखना है और कितना जल्दी उनको डिवाइन की ज़रूरत है, वो कितना जल्दी उनको रियूनियन में लाना चाहते हैं और वो खुद अपनी तरफ से क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी मीटिंग स्टेज होती है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहली स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि हम मिलते हैं और फिर वहाँ से लेके हम रियूनियन का सफ़र तय करते हैं। तो ये टाइमलाइन मैं आपको कैसे जर्नी अनफ़ोल्ड होती है, मैं इसकी बात करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला फ़ेज़ जो होता है वो मीटिंग एंड कनेक्शन का होता है, जिसको कि आप सब जानते ही होंगे। आज वीडियोज़ की हमारे ट्विन टीम कम्युनिटी में कमी नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत कम वीडियोज़ हैं
जो कि ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी का एक्सपीरियंस अलग-अलग है और कौन कितना ऑथेंटिक है, कौन कितनी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन किसके लिए सही गाइड है, ये भी आपकी सोल ही चूज़ करती है और ये आपको खुद ही चूज़ करना होता है। तो देखिए, ये वो मोमेंट होता है जब कनेक्शन का फ़ेज़ इनिशियल फ़ेज़ होता है, जहाँ आप एक-दूसरे को मिलते हो और वहाँ पे एक-दूसरे को पहचानते हो, और हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत सारे डेज़ा वू के भी सिम्पटम आएँ कि आपको लगे कि कनेक्शन बहुत इंटेंस है और आपकी बाउंड्रीज़ ब्रेक हो रही हैं। जो भी अब तक आपने अपनी लाइफ़ में बाउंड्रीज़ बनाई कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे, आप वो चीज़ें कर रहे हो, या फिर आप अपने आउट ऑफ कम्फ़र्ट ज़ोन के जाके अपने ट्विन फ्लेम को पसंद कर रहे हो, या फिर हो सकता है उनमें ऐसी कोई क्वालिटी ना हो जो आपने अब तक सोची थी और फिर भी आपको उनसे खिंचाव हो रहा है, लगाव हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही है। तो ये होती है इनिशियल स्टेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब डूज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी और ड्रीम्स होगा और एक्सेसिव पुल होगा आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से। और जो होगा वो, तो आपको इस स्टेज पे क्या करना है कि आपको पहले तो इस जर्नी को डिकोड, अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं तो यहाँ आपको वीडियो भी पॉपअप होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, धीरे 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 सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपसे ना मेडिटेशन होगा, ना ही आपसे साइन ऑन सिंक्रोन, जो भी सिंक्रोनिसिटी दिखाई जा रही है उसकी मीनिंग समझ में आएगी। अपनी एनर्जी को सिर्फ ग्राउंड रखना है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, आपको ज़्यादा परेशान यहाँ पे नहीं होना है। हाँ, अगर आप रियूनियन जल्दी चाहते हो या फिर यूनियन जल्दी चाहते हो और आप ये समझ गए हो कि आपके साथ कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, ये कनेक्शन डिफरेंट है, जैसे ही इस पर्सन की एंट्री हुई है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो कनेक्शन को सिर्फ ऑब्सेशन और फैंटेसी नहीं समझना है। हो सकता है इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पुल भी हो, तो आई वॉर्न यू कि इस स्टेज में आपको फिज़िकल नहीं होना है अपने ट्विन के साथ। हर चीज़ तुरंत फिज़िकल यूनियन से नहीं जोड़नी है और उसकी लगातार वैलिडेशन को चेज़ नहीं करना है। चाहे वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे रियल फिज़िकल वर्ल्ड में हो। अगर आपको इस तरह के सिम्पटम इनिशियल बेस पे मिल रहे हैं तो सिर्फ़ इसको ऑब्ज़र्व कीजिए और इस कनेक्शन को ऑब्सेशन मत बनाइएगा, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है आपको। दूसरी जो स्टेज आती है वो पर्जिंग स्टेज आती है, क्राइसिस स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं। हो सकता है आपकी पहली स्टेज 1 ईयर की हो, 2 ईयर की हो, 6 मंथ की हो या फिर 1 डे की भी हो सकता है सिर्फ 1 दिन में वो स्टेज आए, जिस दिन आप अपने ट्विन को देखो और ये सारी चीज़ें आप उस समय आपको समझने, हो सकता है चीज़ें ना भी समझ आएँ, तो वो टाइम के साथ धीरे-धीरे यूनिवर्स आपको बताएँगी, तो वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है। सेकंड स्टेज जो आती है वो आती है, लेकिन आपकी जो सेकंड स्टेज है उसमें कई लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है और कई लोगों की जो सेकंड फ़ेज़ है वो लंबी बबल फ़ेज़ भी हो सकती है, लंबा थोड़ा चल सकता है। इस फ़ेज़ में रनर चेज़र डायनामिक चलता है, मतलब एक भाग रहा होता है, दूसरा उसको चेज़ कर रहा होता है। जैसे ही दूसरा भागना शुरू करता है, पहला उसको चेज़ करना शुरू कर देता है। तो ये डायनामिक्स बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है। लेकिन अगर आपने इसका कोर पकड़ लिया, आपने इसको डिकोड कर लिया, तो आप इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं और जितना जल्दी आपने रनर चेजर डायनामिक्स को ख़त्म किया, अपने अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो को ख़त्म किया, वैसे ही आप इस जर्नी को बहुत ही छोटा कर देंगे। क्योंकि देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देके 3D लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जस्ट सपोज़ मान लीजिए यूपीएससी है। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको सुनते ही आपको एक बहुत ही लंबे टाइम का स्ट्रगल, बहुत लंबा सिलेबस और बहुत हार्ड एग्ज़ाम की इमेज बन जाती है। वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। जब आप इस जर्नी में आए हो और आपको पता चला है, आपने वेरीफ़ाई करा लिया कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको ये चीज़ थोड़ी तो अपने दिमाग में रखना है कि ये जर्नी लंबी होगी, ये जर्नी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होगी, थोड़ी-सी डिफ़रेंट होगी और इसका सिलेबस सबके लिए ऊपर-ऊपर से सेम दिखता है लेकिन कोर में अलग-अलग होता है, ठीक है? और इसमें पेन होगा और आपके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत सारे होंगे। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो इसको दिमाग में अंदर घुसा लेना है।
इसको अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, भगवान से अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर बहुत लंबे-लंबे मेडिटेशन आप परचेज़ कर लेते हैं या किसी ऐसे कम्युनिटी को फ़ॉलो कर लेते हैं जहाँ पे आप रेगुलर इनर वर्क खरीद रहे हैं, इस ख़्याल में कि आपका ट्विन फ्लेम बहुत जल्दी आप रियूनियन अचीव कर लेंगे और आपका ट्विन फ्लेम आ जाएगा, उससे कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो आप इस गलतफ़हमी से बाहर आ जाइएगा। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं जाएँगे, किसी तरह का कोई भी इनर वर्क, कोई भी जो आपका पर्सन है वो हेल्प नहीं कर पाएगा। ये जर्नी आपको कुछ लेवल तक अपने आप ही डिकोड करनी होगी और एक टाइम के बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी और रियूनियन होगा। तो हम सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं सेपरेशन की। इसमें सिर्फ़ आपको अपने अंदर के पैटर्न्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, किस बात पे रनर चेज़र डायनामिक्स चल रही है, किस बात पे झगड़े हो रहे हैं, किस बात पे ऑन ऑफ चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, ईगो क्या है मेरी, क्या ईगो है, क्या मेरे दिल से आ रहा है, कितना मैं अपने इमोशन को शेयर कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ, कहाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है फिर भी नहीं बोल पा रही हूँ। ये सारी पैटर्न को, ये सारी चीज़ों को आपको रिकॉग्नाइज़ करना है और उसको हील करना है। अब ये फ़ेज़ जो है वो आपका 3 साल चल सकता है, 5 साल चल सकता है, हो सकता है 1 साल में ही आप उस लेवल पे हीलिंग कर लें, उतने कॉन्शसनेस का लेवल आपका राइज़ हो जाए, तो ये आपका जो सेपरेशन फ़ेज़ है जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड फ़ेज़। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है लीनियर नहीं चलता, कुछ लोगों का साथ में भी चल सकता है, जैसे कि सेपरेशन फ़ेज़ भी चल रहा है और अवेकनिंग भी हो रही है साथ-साथ। तो वहाँ पे फिर उनको क्या होता है कि 3D लाइफ में भी ट्रिगर मिलते हैं, यूनिवर्स भी उनके टेस्ट ले रहे होते हैं, उनके कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए उनको बोला जा रहा होता है और साथ-साथ जो उनकी जर्नी है, उसमें भी उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो है, वो भी सरफेस हो रहा है, उसको भी हील करना। तो ये काम डबल हो जाता है। अगर आपका सेपरेशन फ़ेज़ भी आपके काउंटर पार्ट के साथ चल रहा है और साथ-साथ आपको अवेकनिंग भी आपकी हो रही है। आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन बहुत ज़्यादा हो गए हैं या फिर अगर आपने अपनी कुंडली एनालिसिस कराई है और उसमें अगर आपने देखा है कि आपकी गुरु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो हो सकता है साढ़े सात ही चल रही है, तो हो सकता है आपकी ये जो सेपरेशन फ़ेज़ है, अवेकनिंग फ़ेज़ है, एक साथ चल रही हो। तो ये थोड़ा-सा और इंटेंस हो जाता है। तो इसमें भी आपको डूज़ एंड डोंट्स क्या करने हैं, ये मैं बताती हूँ। अगर आपकी जो दोनों स्टेज साथ चल रही है तो आपको शैडो वर्क, आपकी जो शैडो साइड्स हैं, यानी आपके अंदर की जो कमियां हैं जो आप तक अभी तक आप नहीं जानते थे कि आपको बहुत गुस्सा आता है, तो उनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपने ये समझा कि आप तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा करते हैं या झगड़ा करते हैं या फिर आप आर्गुमेंट्स फाइट्स बहुत ज़्यादा करते हैं अपने जो पार्टनर है उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको खुश रखे। अगर वो बात नहीं कर रहा है तो वो आप अपनी जो वर्थ पे ले लेते हैं, तो ये होती हैं शैडो साइड्स। तो ये जब सरफेस होती हैं रनर चेजर डायनेमिक्स में तो इसको हील करना होता है। अपने इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होती है इस स्टेज पे और वो आप कर सकते हो मेडिटेशन में। कॉन्शनेस अपनी समझ को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को बढ़ा के ताकि आपको वो पैटर्न दिखाई दे सकें और वो तभी दिखेगा जब आपकी कॉन्शसनेस राइज़ होगी। जर्नलिंग करके एंड टॉक्सिक पैटर्न को नोट डाउन करके कि ये मेरे अंदर है। अगर आपका अभी सेपरेशन हुआ है तो आप नोटिस करिए कि आपके और आपके ट्विन के बीच क्या हुआ था और वो सारी चीज़ें, क्या झगड़ा हुआ था, किस टॉपिक पे, क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था, क्या मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया या फिर मैंने जो हर्ट हो रहा था मुझे वो बोला ही नहीं, उसको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को करने दिया। अगर खुद को तकलीफ़ हो रही थी तब भी सारी मैंने वो चीज़ नहीं रोकी। सपोज़ कीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ कि आपकी और आपके ट्विन की मीटिंग फ़िक्स हुई और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मीटिंग कैंसल कर दी। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें अपने लिए फ़ील हुईं? क्या आपको गुस्सा आया? क्या आपको रोना आया? क्या आपको लगा कि क्या मैं वर्दी नहीं हूँ? ये क्यों इस तरह से करता है? या फिर इसके मेरे जो आपके इमोशंस ट्रिगर, किस तरह के इमोशन ट्रिगर हुए और उस ट्रिगर्स को आपको लिखना है और उसको हील करना है, उसको एनालाइज़ करना है और यही आपकी ग्रोथ होगी। ये आप करेंगे, जैसे ही हील कर लेंगे हो सकता है वापस से आपके जो ट्विन फ्लेम है वो वापस से आ जाए, आपका कम्युनिकेशन फिर से हेल्दी हो जाए। ब्लेम गेम आप खेल रहे हैं क्या? आप ये देखेंगे।
ठीक है? एडिक्शन, ओवरथिंकिंग, विक्टिम माइंडसेट में अगर आप फँसे हैं तो आप इसको भी देखेंगे। बार-बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं या फाइटिंग रिपीट हो रही है आप दोनों के बीच, तो किस तरह के पैटर्न हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब उनसे कम्युनिकेशन होगी तो आपको इसी पैटर्न को ब्रेक करना है। जितना पैटर्न आप ब्रेक करते जाएँगे, यानी अगर आप पहले जब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फ़ाइट कर रहे थे, तो अब आप पोलाइटली अपनी बाउंड्रीज़ ड्रॉ करेंगे और फाइट्स आर्गुमेंट्स कम करेंगे। अगर आप उनके प्लान कैंसल करने पे बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते थे, ओवरथिंकिंग करते थे या फिर विक्टिम माइंडसेट में कर चले जाते थे कि मैं डिज़र्व ही नहीं करती, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, सब ऐसे ही करते हैं। तो इन सारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उनको हील करना है। यही होती है हीलिंग, यही होता है शैडो वर्क। ठीक है? अब अगर आपकी सिर्फ रनर डायनामिक्स चल रही है, हो सकता है अवेकनिंग उस लेवल पे ना चल रही हो आपकी, तो आपको सिर्फ सरेंडर प्रैक्टिस करना है कि भाई जब जाना है इसको जाएगा, जब आना है इसको आएगा और जब मेरा यूनियन होना है, तो डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपने करियर पे काम करिए। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो अपने आप को फाइनेंशियली कैपेबल बनाइए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए और साइलेंट हीलिंग प्रैक्टिसेस को करिए। साइलेंट हीलिंग प्रैक्टिसेस कौन सी है? फॉरगिवनेस कीजिए। अगर आप किसी बात से नाराज़ हैं तो उनको फॉरगिव कीजिए और अपने लिए और उनकी अवेकनिंग के लिए प्रेयर्स कीजिए एंड कॉर्ड हीलिंग और कॉर्ड कटिंग टाइम टाइम पे करते रहिए। अगर आपको फ़ोर्सफुल कम्युनिकेशन नहीं करना है, अगर वो रन कर रहे हैं आपसे, बेगिंग नहीं करनी है कि क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों कॉल नहीं करते हो, क्यों बात नहीं करते हो, क्यों चेज़िंग नहीं करना है, उनके लाइफ़ के अपडेट्स आपको नहीं जानने हैं। शादी कर ली है या नहीं कर ली, कब मिलने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अवेकनिंग शुरू हुई या नहीं हुई, ये सब चेज़िंग में आता है, ये नहीं करना है आपको। सोशल मीडिया स्टॉकिंग नहीं करना है और अपने आप से कंपेयर नहीं करना है। अगर उनकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, वो पार्टी कर रहे हैं, तो उसको अपने आप से कंपेयर करके आपको यहाँ पे दुखी नहीं होना है। यही चीज़ें सीखनी होती हैं। ज और मेडिटेशन में लंबे-लंबे मेडिटेशन लोग परचेज़ करते हैं, उसके हाई हाई चार्जेस देते हैं, उन सारी चीज़ों से उनका यूनियन नहीं होता, जब तक वो इन सारी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे। और सोचना कि यूनियन तभी पॉसिबल है जब आप बदलेंगे और आप बदलेंगे तो उनका टाइम आएगा तो वो भी बदलेंगे। अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके अंदर चेंज आ रहा है, उनके अंदर चेंज नहीं आ रहा है, तो पेशेंस रखिए। रियल चेंज आपके ही अंदर से शुरू होगा और आपके टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में वो चेंज रिफ्लेक्ट भी होगा। हो सकता है पहले टेलीपैथी में आप लोगों के झगड़े हो रहे हों, तो अब आप देखेंगे कि धीरे-धीरे टेलीपैथी स्मूथ होती जा रही है या फिर ड्रीम में आपको वो मिलने आ रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन जो ड्रीम में आपकी बातें हो रही हैं, टॉक्स हो रही हैं, वो स्मूथ हो रही हैं, पहले की तरह नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3D में हो सकता है आपको कुछ ना दिखाई दे। अब हम 4th स्टेज की बात कर लेते हैं, जिसमें कि इनर यूनियन और हीलिंग स्टेज आती है, जिसमें कि आप अपने चक्रास पे, कुंडलिनी एनर्जीज़ पे काम करते हैं, फॉरगिवनेस रिचुअल करते हैं, ना सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए बल्कि अपनी लाइफ में जितने भी कार्मिक्स हैं, उनके लिए भी करते हैं। कार्मिक को रिलीज़ करते हैं। आप देखते हैं कि क्या मेरे कार्मिक पैटर्न है, क्या मेरे बिलीफ सिस्टम है मनी को लेके, जॉब को लेके, सोसाइटी को लेके, अपने परिवार, फैमिली को लेके, इन सारे रिलेशन को जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिलीज़ करते हैं और अपने डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तब आप रियूनियन अचीव करते हैं। अब आती है 5th स्टेज, जिसको हम कहते हैं सरेंडर और अलाइनमेंट स्टेज। इसमें हो सकता है कि आपके 3 से 4 साल लग जाएँ, क्योंकि 3 साल तो मिनिमम इस जर्नी को समझने और इसके पैटर्न को डिकोड करने में लगते हैं कि क्या हमें मिररिंग हो रही है, क्या ट्रिगरिंग हो रही है। 4th जो स्टेज है, वहाँ तक आते-आते आप 3 साल तो आपके लग जाते हैं, जो कि मैंने अपनी रिसर्च में देखा है। जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, उनकी जो भी यूनियन की स्टोरी रही है, उसको समझते हुए यही समझ में आया है कि मिनिमम 3 ईयर तो आपके लग जाते हैं। अगर आपका कर्मा कम है, कॉन्शसनेस पहले से ही ज़्यादा है और आप पहले भी स्पिरिचुअल हाई लेवल पे दोनों पार्टनर्स रहे हैं, तो हो सकता है वो 2 साल में अचीव हो जाए, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। नाउ अब हम बात करें सरेंडर और अलाइनमेंट स्टेज की, जो कि आती है 3 ईयर के बाद। 4 टू 5 ईयर का स्टेज होता है, जिसमें आपका एक मिशन मिलेगा, जिसमें आपको सर्विस करनी है, टीचिंग करनी है, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, एनर्जेटिक डिटैचमेंट मेंटेन करना है, उनसे एनर्जेटिकली डिटैच रहना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए। अगर आप
आपसे स्पेस लेना चाहते हैं, उन्हें स्पेस दीजिए। आपके मिलने के प्लान कैंसल्स हो रहे हैं, वो कैंसल करना चाहते हैं, अभी नहीं मिलना चाहते, अभी आपसे बात नहीं करना चाहते, कोई खुल के कम्युनिकेशन, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो आप उनको फ़ोर्स नहीं करेंगे, आप उनको छोड़ देंगे। आप अपनी सर्विस, टीचिंग, क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे। ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और अनकंडीशनल लव कि वो जहाँ भी जाएँ, खुश रहें, उनकी लाइफ़ में ग्रोथ हो, उनकी सोल ग्रोथ हो और भगवान उनको डिवाइन उनको रास्ता दिखाएँ जो उनके सोल ग्रोथ के लिए सही है। मैं तब भी प्यार करती थी, मैं आज भी प्यार करती हूँ और मेरी वर्थ उनके आने और जाने पे डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह की अफ़र्मेशन आप अपने आप को दे सकते हैं। कोई टाइमलाइन फ़िक्स नहीं करेंगे आप यूनियन का कि इस साल आपका यूनियन हो जाएगा या फिर इस साल के अंत तक हो जाएगा या फिर 2-3 साल में हो ही जाना चाहिए। इस तरह की आप टाइमलाइन सेट फ़िक्स नहीं करेंगे। दूसरे की जर्नी से आप अपने को कंपेयर नहीं करेंगे और ओल्ड कार्मिक पैटर्न को फिर से नहीं दोहराएँगे। अगर आपकी हैबिट रही है बार-बार रिलेशनशिप में जाने की सिर्फ़ वैलिडेशन के लिए कि मेरा कोई एक पार्टनर होना चाहिए, अगर दुनिया में शादी करने की उम्र हो गई तो शादी कर लेनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आपका फ़िज़िकल यूनियन डिले हो जाएगा। अब हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं जिसके लिए हमने अब तक इतनी सारी मेहनत की, तो ये स्टेज हो सकता है 5th और 6th ईयर भी ले ले, हो सकता है 2 से 3 साल और लगे इस यूनियन को अचीव करने में। इनर यूनियन के बाद आपकी आती है सरेंडर स्टेज के बाद आती है फिज़िकल यूनियन स्टेज, जिसमें कि अगर आप अनमैरिड हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं, कुछ भी कंडीशन है, तो हो सकता है अगर शादी की आपकी लिखी हुई है आपके कार्मिक उसमें, तो आपकी शादी भी हो सकती है। या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करके आप लाइफ टाइम एक ऐसा पार्टनरशिप मेंटेन कर सकते हैं जिसमें कि आप हायर पर्पस जो भी उनको पर्पस दिया गया है, आपको पर्पस दिया गया है, उसमें लग जाएँ और दोनों साथ में उसको सर्व करें। कम्युनिकेशन होगा, कंपैशन होगा साथ में, फाउंडेशन अच्छी होगी आपके रिलेशनशिप की और हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करते हुए आप दोनों साथ में बातें करेंगे या फिर साथ में रह रहे होंगे तो रहेंगे। ये होती है फिज़िकल यूनियन स्टेज। सिर्फ आने-जाने को ट्विन फ्लेम के हाय हेलो मैसेज कर देने को यूनियन रीयूनियन नहीं कहते हैं। इसमें भी आपको अपनी एनर्जी मेंटेन करनी होती है, बाउंड्रीज़ ड्रॉ करनी होती हैं, ओवर अटैचमेंट नहीं करना होता है और फ़ियर बेस्ड कंट्रोल नहीं रखना होता है। अगर वो अपनी हो सकता है फ़िज़िकल यूनियन की स्टेज में वो अपने जो सर्विस है उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाएँ और आपको टाइम नहीं दे पाएँ। तो वहाँ पे आपका फ़ियर फिर से सरफ़ेस नहीं होना चाहिए कि कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं और किसी को डेट तो नहीं कर रहा। तो इस तरह का भी फ़ियर नहीं आना चाहिए। आपको बिलीव रखना होगा कि ये डिवाइन की दी हुई जर्नी है और डिवाइन की विश और उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो आपका किसी तरह का फ़ियर और अटैचमेंट आपको नहीं लाना है। ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए, ओल्ड वुंड्स आपके हील हो गए होने चाहिए, दोबारा सरफेस पे नहीं आनी चाहिए। यानी आपकी जिन बातों पे भी फाइट्स, आर्गुमेंट्स होते थे, वो वापस से रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट हुए भी तो कभी जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व हो जाने चाहिए, लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें और ईगो की वजह से वो लंबा नहीं खिंचना चाहिए। केवल रोमांस पे फ़ोकस ना करें, मिशन अगर आप भूल जाएँगे तो आप जो यूनियन है उसको सस्टेन नहीं कर पाएँगे। तो आपको मिशन को याद रखना है, रोमांस को उसकी फाउंडेशन नहीं बनानी है, मिशन को उसकी फाउंडेशन बनानी है। तो आई होप मेरी ये वीडियो हर स्टेज पे जिस स्टेज पे भी हैं, आप अपनी स्टेज से कंपेयर कर लें और आपको हेल्प हो पाई होगी। आपका अगर कोई स्पेसिफ़िक डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं हम।